हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएससी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख का नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल है क्या और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे क्यों कंट्रोल किया जाता है और इस क्रेडिट कंट्रोल का उद्देश्य क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और कौन कौन से टूल्स हैं उसका हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल का उद्देश्य क्या है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, इसको जानते हैं। उसके बाद विभिन्न टूल्स का हम एक एक करके जिक्र करेंगे। तो सबसे इसको हमने मान लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस साख यानी क्रेडिट कंट्रोल का जो उद्देश्य क्या है आरबीआई के द्वारा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहला उद्देश्य देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यानी अगर बाजार में वस्तुओं की कीमत अधिक है या वस्तुओं की कीमत कम है, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, उन दोनों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है संतुलन स्थापित करना। तो हम कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य है, पहला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और दूसरा जो है कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ लाना, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था में विकास लाना। और तीसरा है कि फिक्सिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, तीसरा हम कह सकते हैं फिक्सिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी हम कह सकते हैं परिवर्तनीय दर को स्थिर रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह तीनों काम है, उद्देश्य इसका है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम मात्रात्मक साख नियंत्रण और गुणात्मक साख नियंत्रण का सहारा लेते हैं, जिसको क्वांटिटेटिव टूल्स एवं क्वालिटेटिव टूल्स के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी महंगाई क्या होता है और कैसे महंगाई बढ़ता है, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करती है। तो पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर आपको फिर बाद में बताते हैं। तो इन्फ्लेशन की जहाँ पे बात आती है, यानी इन्फ्लेशन की जहाँ बात आती है, इसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो 3 तरह से बाजार में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी हो सकती है। 3 स्थितियां हैं। पहला है कि इन्फ्लेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित स्फीति, यानी बाजार में वस्तुओं की मांग अधिक होने के कारण उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। दूसरा है कि कास्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी वस्तुओं के उत्पादन में लागत अधिक होने के वजह से भी हो सकता है कि उसकी कीमतें अधिक हो गई हो। तीसरा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जिसको हम संरचनात्मक लागत कह सकते हैं, महंगाई कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि इन्फ्लेशन 3 तरह से हो सकता है, यानी बाजार में जो भी उत्पादित वस्तु है उस वस्तु की कीमत अधिक होने का ये 3 रीजन हो सकता है। जो कीमतें अधिक होता है उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी बाजार में वस्तुओं की कीमत का अधिक हो जाना ही इन्फ्लेशन का कारण बनता है। तो हम देख सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि व्यक्तियों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा उन वस्तुओं की डिमांड अधिक होने के वजह से उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाना। तो सबसे पहले बात यह है कि एक व्यक्ति यानी हमारे जैसे, आप जैसे व्यक्ति के द्वारा ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, यानी यह ऐसे बहुत सारे लोग वस्तुओं का डिमांड करते हैं। आप सोच सकते हैं कि वस्तुओं का डिमांड क्यों करते हैं।
यह क्या रीजन है कि वस्तुओं की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? तो हो सकता है कि इनके पास पैसा ज़्यादा हो गया हो, पैसा ज़्यादा हो गया हो। तो उसका रीजन यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक होने के वजह से, आप जान सकते हैं कि जब बाजार में पैसे अधिक होते हैं तो उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। जब बाजार में पैसे अधिक होते हैं तो उत्पादन अधिक होता है। क्योंकि उत्पादन इसलिए अधिक होता है क्योंकि जो उद्योगों की स्थापना होती है, उद्योगों की स्थापना होती है तो उत्पादन होता है। जब उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कि रोजगार बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा तो स्वाभाविक है व्यक्ति की आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक है व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका जीवन स्तर है, वो भी बढ़ेगा। उसका जीवन स्तर अगर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वो डिमांड बढ़ता है। यानी उसके द्वारा जो स्वाभाविक है कि अगर किसी व्यक्ति का जो स्टैंडर्डता बढ़ जाती है, उसका लाइफ स्टाइल बदल जाता है, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक है वह वस्तुओं का डिमांड ज़्यादा करेगा। तो डिमांड अधिक होने के वजह से वस्तु की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कि स्वाभाविक है जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो जब कीमतें बढ़ जाती है तो जो रुपए का वैल्यूएशन है घट जाती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बाजार में इन्फ्लेशन आ गया है। क्यों इन्फ्लेशन आ गया है? क्योंकि रुपए का जो मूल्य है वो कम हो गया है। रुपए का मूल्य क्यों कम हो गया है? क्योंकि बाजार में रुपए की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए रुपए की कीमत कम हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से तात्पर्य है कि बाजार में पैसे ज़्यादा होने के वजह से उद्योगों की स्थापना होती है, फिर उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है तो व्यक्ति की इनकम आय बढ़ती है। जैसे ही उसकी आय बढ़ती है उसकी लिविंग स्टाइल बढ़ जाती है तो उसके द्वारा वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। जब मांग में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की जो कीमत है, प्राइस भी बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यूएशन घट जाती है। इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित स्फीति। और इसी स्फीति को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह क्रेडिट कंट्रोल का सहारा लेता है। तो हमने देखा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कागज के नोट को छापने का काम करता है। तो इनके वजह से बाजार में पैसे की मात्रा अधिक होने के वजह से हो गया इन्फ्लेशन। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे कैसे कंट्रोल करेगी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वजह से। दूसरा है कि कास्ट पुल इन्फ्लेशन। हो सकता है कि बाजार में जो उत्पादित वस्तु आ रही है उसकी कीमतें अधिक हो गई। क्यों कीमतें अधिक हो गई? हो सकता है कि कंपनी को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोयले की कीमत बढ़ गई तो कोयले से हम प्लांट को तैयार करते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। तो बिजली की कीमतें अधिक होने के वजह से लागत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि जो पेट्रोलियम है उस खनिज पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, जो भी हो। तो इस तरह से अगर इन सब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के वजह से अगर वस्तु महंगा होता है तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई बहुत रोल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है। यानी कास्ट पुल इन्फ्लेशन अगर होता है,
अगर कास्ट पुल लागत प्रेरित स्फीति बाजार में आती है तो उसका रीजन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सब्सिडी का सहारा लेती है और उस सब्सिडी के भी माध्यम से उस वस्तु को कम कर, उसकी कीमत को कम करने का काम करती है, इन्फ्लेशन को कम करने का काम करती है। और भी बहुत तरह के तरीके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो हम कह सकते हैं कास्ट पुल इन्फ्लेशन है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं है। फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी अगर हम कह सकते हैं संरचनात्मक लागत प्रेरित स्फीति, यानी जो संरचनात्मक लागत है उसमें अधिक लागत आने के वजह से अगर महंगाई बढ़ गई है तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए दिल्ली से देवरिया तक अगर किसी वस्तु को लेकर आना है, रेलवे की हड़ताल हो गई, रेलवे की हड़ताल हो गई तो हम ट्रक के माध्यम से उसे यहाँ तक ले आएंगे, जिसके वजह से उसकी लागतें अधिक हो जाएगी। दूसरा चीज है, अगर सड़कें अच्छी ना हो, सड़कें अच्छी ना हो जिसको लाने में गाड़ियों का एवरेज कम दे तो जिससे उसको और उसकी जो कास्ट है उसका बढ़ जाएगा। ये भी एक रीजन है। कई तरह के अगर टैक्स वगैरह भी बीच बीच में अगर वसूल किया जाता है जिससे उसकी लागतें बढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं संरचनात्मक लागत के भी वजह से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है जो इन्फ्लेशन का कारण बनता है। तो यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही जिम्मेदारी बनती है कि इस इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए। तो हमने देखा कि जो पहला काम था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इन्फ्लेशन में हमने देखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कास्ट पुल इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो इन दोनों की जो जिम्मेदारी है किसकी है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब एक चीजें हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई पहले इस क्रेडिट कंट्रोल को जो टीएसी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा कंट्रोल करने का काम करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब यह है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल करने का काम किया जाता है। हम कह सकते हैं जून 2016 से एमपीसी के माध्यम से इस क्रेडिट कंट्रोल का काम किया जाता है, जो आरबीआई का एक समझे कि एमपीसी विभाग है। अब इस एमपीसी में हम कह सकते हैं दो लोग होते हैं, एक आरबीआई होता है, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस पॉलिसी के माध्यम से महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम करने का काम किया जाता है। तो 3 सदस्य इसके होते हैं, 3 सदस्य इसके होते हैं और जो इसका अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का काम न होकर के अब एमपीसी के माध्यम से जून 2016 से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से इन्फ्लेशन में हमने देखा। पहला इन्फ्लेशन, दूसरा है इकोनॉमिक्स ग्रोथ लाना, यानी आरबीआई का काम है इकोनॉमिक्स ग्रोथ लाना, यानी अर्थव्यवस्था में विकास लाना। कैसे काम कर सकती है कि देश की अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वृद्धि करे। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न पॉलिसी के माध्यम से बाजार में अगर पैसा नहीं है, मान लीजिए बाजार में अगर पैसा नहीं है तो स्वाभाविक है कि उद्योगों की स्थापना नहीं होगी। उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, तो रोजगार नहीं होगा तो आय नहीं होगा। जब आय नहीं होगा
तो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगी। जब लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगा। जब डिमांड नहीं बढ़ेगा तो वस्तु की कीमतें नहीं बढ़ेगी। जब वस्तु की कीमतें नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो किसी देश के लिए डिफ्लेशन भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इन्फ्लेशन से व्यक्ति की आधी रोटी छिनती है, लेकिन डिफ्लेशन से व्यक्ति की पूरी रोटी छिन जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ में बाजार में पैसे की सप्लाई करके, मनी सप्लाई करके देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने का काम करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एमपीसी के द्वारा अब किया जाता है। आरबीआई का वो एक विभाग है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक चीज और बताएं इसमें कि फिक्सिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको परिवर्तनीय दर को स्थिर रखना कहते हैं। परिवर्तनीय दर का मतलब यह है कि बाजार में जैसे मान लीजिए रुपया के अपेक्षा डॉलर का मजबूत हो जाना, रुपया कमजोर हो जाना। क्यों हो जाता है? जैसे बाजार में अगर पैसे ज्यादा हो जाए, जैसे मेरी इनकम 500 है और हमारा इनकम 5 लाख हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम विलासिता के वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। चलते हैं अमेरिका घूमने, मलेशिया घूमने, यानी हम अन्य जगहों पे विदेशी भ्रमण करने का काम करेंगे। फॉरेनर वस्तुओं का डिमांड करेंगे। हम एप्पल का फ़ोन स्टार्ट कर देंगे कि हमारे पास आईफोन हो जाए। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हमारे पास अधिक पैसा होने के कारण हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हम विदेशों में घूमने जाना शुरू कर देते हैं, जिससे हम विदेश में जाने के लिए, मान लीजिए हम भारत के हैं, हमें अमेरिका में जाना है, तो हमें तो डॉलर की ज़रूरत होती है ना। तो हम पैसे देंगे तो हमको डॉलर मिलेगा। हम विदेशी विनिमय बैंकों के पास, आरबीआई के पास जाएंगे और भारतीय करेंसी देंगे और उससे विदेशी करेंसी लेंगे। तो जब विदेशी करेंसी का डिमांड क्या हो जाएगा? हमारे पास पैसा अधिक होने के कारण विदेशी करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। जो विदेशी करेंसी का डिमांड बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की जो कीमतें हैं, वैल्यू है, वो बढ़ेगी और भारतीय रुपए का जो वैल्यू है कम होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करने के लिए कि बाजार में मुद्रा की मात्रा को कम कर देता है, जिससे हमारी आय कम हो जाती है और हम विदेशी वस्तुओं का डिमांड न करके देसी वस्तुओं का डिमांड करने लगते हैं, जिसके वजह से डॉलर का डिमांड कम हो जाता है और फिर रुपए मजबूत होने लगते हैं और डॉलर कमजोर होने लगते हैं। तो ये किस्सा चलता रहता है। तो इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 तकनीकी अपनाया है, मात्रात्मक साख नियंत्रण और गुणात्मक साख नियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत हम इन टूल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जाए। और तीसरा है कि फिक्सिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी हम कह सकते हैं परिवर्तनीय दर को स्थिर रखा जाए। तो पहला हम देखते हैं कि बैंक दर। क्या देखते हैं? बैंक दर की बात कर लेते हैं। बैंक दर क्या है, इसको समझाने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? ये है आरबीआई। क्या है? ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम आपको छोटे में एक बना देते हैं, यानी कमर्शियल बैंक। जितने भी बैंक्स हैं, जो अनुसूचित बैंक जिसको कहते हैं, वो सारी उनकी बात करते हैं। कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है आपका कमर्शियल बैंक। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम इसको पढ़ रहे हैं। बैंक दर को, बैंक रेट को हम पढ़ रहे हैं। बैंक रेट क्या है? यानी अगर बाजार में पैसे ज्यादा हो या कम हो, पहले हम देखते हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लंबी अवधि के लिए, यानी लॉन्ग पीरियड फाइनेंस के लिए ऋण देता है, उसी को हम बोलते हैं बैंक दर। एक बार और समझ लीजिए। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लंबी अवधि के लिए ऋण देता है उसी को हम बोलते हैं बैंक रेट, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और बैंक रेट क्या होता है, यानी बैंक लंबी अवधि से मतलब है कि 40 दिन से अधिक, 40 दिन से अधिक की अवधि के लिए जो ऋण दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमर्शियल बैंक को, उसी को हम बोलते हैं बैंक दर या बैंक रेट। समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को देता है तो कमर्शियल बैंक अपने थोड़ी लेता है, ये पब्लिक को देने का काम करता है। यानी जनता का डिमांड है कि हमको लोन चाहिए, तो इस जनता की लोन को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है और कहता है कि हमको लोन चाहिए, हम इनको लोन देना है, जिससे बाजार में पैसे कम है उसको हम पूरा करना, जिससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति में बैलेंस बन सके। तो हम एक बार और कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिस ब्याज दर पे लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, उसको हम बोलते हैं बैंक दर, जिसकी टाइमिंग होती है 40 दिन से अधिक, 40 दिन से कम की नहीं, यानी 40 दिन की अधिक अवधि के लिए अगर आप ऋण लेते हैं तो वो बैंक रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करेगा। जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10% पे कमर्शियल बैंक को बैंक रेट के हिसाब से ऋण दिया, तो ये क्या करेंगे, यह क्या करेंगे, इनको 15% पर देंगे, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक बिना लाभ के आपको पैसा नहीं दे सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर 10% पे देते हैं तो कमर्शियल बैंक कितना देगा, 15% पे देगा। आइए एक चीज और छूट जाता है, और कमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आम आदमी को, जो पब्लिक्स को फाइनेंस करता है, उसको बोलते हैं मार्केट रेट, उसको बोलते हैं मार्केट रेट, उसको बोलते हैं मार्केट रेट। इसको बोलते हैं बैंक रेट, इसको बोलते हैं बैंक रेट। यानी जान लीजिए, यह है जब इसको देता है इसको बोलते हैं बैंक रेट, और जब कमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक्स को फाइनेंस करता है उसको बोलते हैं मार्केट रेट। तो मार्केट रेट तो एक देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जब बाजार में पैसा ज़्यादा हो जाता है, बाजार में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जन्म ले लेता है, तो इन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक रेट होता है, वो बैंक रेट को हम कह सकते हैं, जो बैंक रेट होता है उसको बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए अगर 10% है बैंक रेट, यानी BR अगर 10% है, तो इसको बढ़ा करके ये क्या करेगा, 15% कर देगा। तो जब यह कमर्शियल बैंक को अगर 15% पे ऋण उपलब्ध कराता है, तो कमर्शियल बैंक आम पब्लिक को, अगर ये 15% पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, तो कमर्शियल बैंक यह 20% पे वो ऋण उपलब्ध कराएंगे। तो जिससे ब्याज दर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आम आदमी, पब्लिक जो होता है, उसमें ऋण लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जब ऋण लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो बाजार में इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोगों में ऋण लेने की क्षमता कम होगी। तो जो ऋण लेने की क्षमता कम होगी तो जो उत्पादन है वो कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी कम होगा, रोजगार भी कम होगा। रोजगार जब कम होगा तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति की जो आय है
वो कम होगी। जब व्यक्ति की आय कम होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी जो जीवन स्तर है वो डाउन हो जाएगा, उसके द्वारा मांग कम होगा, और मांग कम होगा तो उसके बाद जब वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तो वस्तु की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम होगी, और जब वस्तुओं का कीमत गिरने लगता है तो रुपए की वैल्यूएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम के रुपए का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगा, रुपए का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होने पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यानी बैंक रेट के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करके बाजार से पैसे को सोखने का काम करती है। तो देखते हैं प्रोफेसर इरविंग फिशर ने द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में एक अपना परिभाषा दिया था कि मुद्रा की मात्रा दोगुनी करने पर वस्तु की कीमत 2 गुना हो जाता है और रुपए का वैल्यूएशन आधा हो जाता है। दूसरा कहा कि मुद्रा की मात्रा आधी करने पे वस्तु की कीमत आधी हो जाती है, रुपए का वैल्यूएशन 2 गुना हो जाता है, रुपए का मूल्य 2 गुना हो जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही काम करने का काम करती है कि बाजार में पैसे ज्यादा हो जाते हैं जिसके वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जन्म लेता है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जन्म लेने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक भी मार्केट रेट को बढ़ा देता है। जब मार्केट रेट बढ़ जाता है तो आम पब्लिक ऋण लेने से कतराने लगता है, ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाजार में धीरे धीरे पैसे की मात्रा कम हो जाती है, उत्पादन कम, रोजगार कम, आय कम, मांग कम के बाद उसकी कीमतें कम, फिर रुपए का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। अगर धीरे धीरे यह इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति में चली जाती है, इन्फ्लेशन व्यक्ति की आधी रोटी छीनती है लेकिन डिफ्लेशन व्यक्ति की पूरी रोटी छीन लेती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस डिफ्लेशन से बचने के लिए फिर बैंक रेट को डाउन कर देता है, यानी फिर यह 10% कर देगा तो आम पब्लिक को 15% पे यह ऋण जाने लगेगा, और जिसके वजह से आम आदमी में पुनः यह सब ऊपर होने लगेगा, यानी सब उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए का वैल्यूएशन कम होगा। तो इस तरह से दोनों के बीच बैलेंस बना करके ये काम करती है क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा कि बैंक रेट क्या है, नेक्स्ट ये सब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनका हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो।